हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 हमारी सरकार। इससे पहले के अध्याय 4 तक के कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके एससीईआरटी क्लास 6 सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक भाग 1 पुस्तक की एनालिसिस देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने हित मित्र दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ये आज का लेसन है हमारी सरकार, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए समझेंगे इसमें हमारी सरकार का मतलब, सरकार के बारे में जानेंगे। सरकार शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या सरकार करती क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि ये एक कहानीनुमा है और इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम अक्सर सरकार शब्द सुनते हैं। क्या हम अक्सर सरकार शब्द सुनते हैं? ये क्या है? सरकार करती क्या है? लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं हैं? इस अध्याय में इन सवालों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि सरकार शब्द क्या है और ये क्या करती है और लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं हैं। इस अध्याय में इन्हीं सब सवालों को हम ढूंढते हैं। तो कोसी का बांध टूटा, महाप्रलय की स्थिति, सरकार ने दिए जांच के आदेश। बिहार के 26 जिलों को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया। ये सारे हेडिंग आप कहीं ना कहीं न्यूज़पेपरों या न्यूज़ चैनलों पे जरूर देखते होंगे, जो यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार का मतलब क्या है। तो इसीलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस हमारी बातों को सुनेंगे और वीडियो को बार बार देखेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो, अगर समझ में आ रहा है तो अपने हित में दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा हमारे साथ ब्राइट बुद्धि के साथ दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कोसी का बांध टूटा, महाप्रलय की स्थिति, सरकार ने दिए जांच के आदेश। बिहार के 26 जिलों को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सफाई की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। 70,000 शिक्षक बहाल होंगे, मुख्यमंत्री का आदेश। शिक्षक बनने के लिए अब देनी होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। मनरेगा में धांधली की जांच होगी, मंत्री ने कहा। नवीं कक्षा के छात्र छात्राओं को सरकार देगी साइकिलें। बिहार में खिलाड़ियों को मिलेंगी सरकारी नौकरियां। ऊपर दिए गए अखबारों के मुख्य समाचार सरकार के किन किन कार्यों को दर्शाता है, आपस में चर्चा करें। तो जानते हैं कि सरकारें क्या हैं, सरकार का मतलब क्या होता है, सरकार शब्द सुन करके हमारे मन में कैसी भावनाएं आती हैं। तो इन सब चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे अच्छी तरीक़ा से। विभिन्न क्षेत्रों से निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़क, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल कैसे पहुँचें, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाएं जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाई जाए आदि। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करती है। सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वो अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक, तार, फोन, रेल सेवाएं आदि को चलाना भी सरकार का काम होता है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी सरकार का ही काम है। उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ये जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। आखिरकार सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है? सब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक सामूहिक व्यवस्था की जरूरत होती है। इसके लिए कई आवश्यक निर्णय लेने होते हैं। कुछ ऐसे नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। वो नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। नियम या कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका करती है। बनाए गए नियम एवं लिए गए निर्णयों को सबों पर लागू करना था, सब पे लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। तो आपको समझ में आया होगा कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का काम
कैसे बटा होता है, तो इसको दोबारा पढ़ेंगे। कार्यपालिका क्या काम करती है, अर्थात बनाए गए नियम एवं लिए गए निर्णयों को सबों पर लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। अर्थात जो भी नियम बनेंगे, जो भी निर्णय लिया जाएगा, इन सब को लागू करने का काम कार्यपालिका का है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सरकार के अंग हैं। अगर कहीं विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो समाधान के लिए लोग न्यायालय जाते हैं। ये हुआ कार्यपालिका। व्यवस्थापिका का मतलब है कि नियम एवं कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका करती है। जो भी नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, उसको नियम बनाने का काम व्यवस्थापिका और नियम को लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। और इन्हीं सब व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सरकार के ही अंग हैं। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो समाधान के लिए लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। आगे की कक्षा में इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक भी पढ़ेंगे। आइए अभी समझते हैं कि सरकार क्या क्या काम करती है। अपने शब्दों में ज़रूर बताएं और सरकार के कुछ ऐसे कार्यों का उदाहरण भी दें जिसकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। तो सरकार के स्तर कौन कौन से हुए? केंद्र सरकार जो है पूरे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। यहाँ चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार जो होता है वो पूरे भारत की देखभाल करता है। राज्य सरकार का मतलब है कि वो किसी एक राज्य का सरकार होगा, अर्थात एक राज्य का देखभाल करेगा। जैसे कि बिहार बिहार का चित्र है, अर्थात बिहार राज्य की ही देखभाल। और स्थानीय सरकार का मतलब किसी एक जिला का देखभाल, जैसे कि पटना का देखभाल करेगा, वो स्थानीय सरकार की होगी। स्थानीय मुखिया कोई होगा, राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य होगा। केंद्र सरकार जो पूरे देश का देखभाल करेगा, नियम लगाएगा, कानून बनाएगा, ये पूरे देश पर केंद्रीय सरकार। जानते हैं राज्य स्तर से तात्पर्य पूरे प्रदेश से है। राज्य स्तर से तात्पर्य होता है पूरे प्रदेश से। जैसे अपने बिहार राज्य में सरकार पूरे बिहार के लोगों के लिए काम करती है, ठीक उसी प्रकार झारखंड, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों की सरकारें अपने प्रदेश के निवासियों के लिए कार्य करती है। केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों के विकास के लिए कार्य करती है। और इस पुस्तक के अगले अध्याय में स्थानीय सरकार के स्वरूप एवं कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विस्तृत जानकारी आगे की कक्षाओं में हम जरूर करेंगे और मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश, आइए जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। कुछ प्रदेश पर केंद्र का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है। ये प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। जैसे चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह आदि जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तालिका में दिए गए कथनों को देखें। क्या आप पहचान सकते हैं वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं? उनके आगे के निशान लगाइए। बिहार सरकार की सभी लड़कियों को मुक्त पोशाक देने का निर्णय ये कौन सी सरकार करेगी? बिहार सरकार, अर्थात ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। पश्चिमी बंगाल की सरकार का बिहार से पटसन खरीदने का निर्णय लिया गया है। तो ये स्थानीय सरकार, मतलब ये पश्चिमी बंगाल को सरकार का बिहार से पटना, अर्थात गांव के एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को ये स्थानीय लोग करेंगे। और ये फार, बिसंगन तथा जम्मू के बीच में कई नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय ये केंद्र सरकार करेगी। और पटना के बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का काम ये राज्य सरकार के अंतर्गत। बाढ़ के मुद्दे पर नेपाल से वार्ता ये केंद्र सरकार करेगी। और 1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय कौन कर सकता है? ये केंद्र सरकार कर सकती है। तो ऐसे ही ये कुछ काम केंद्र सरकार, कुछ काम राज्य सरकार आपस में बटे होते हैं। आपने मतदान के दिन वोट देने के लिए लोगों को पंक्तिबद्ध देखा होगा। लोग सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं। ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। तो लोकतांत्रिक सरकार को हम कैसे कहते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक है? अर्थात मतदान के दिन वोट देने के लिए लोगों को पंक्तिबद्ध देखा होगा। जो लोग सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं, ऐसी सरकारों को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। अर्थात जिनको वोट डाल करके जिस
सरकार को चुना जाता है, ऐसी सरकारें लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। ये सरकार निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है। ये आवश्यक नहीं है कि हर बार एक ही दल की सरकार चुनी जाए। इस प्रकार सत्ता की शक्ति हमेशा जनता के हाथ में रहती है, लेकिन इससे अलग भी एक और सरकार होती है जिसे हम राजतंत्र के नाम से जानते हैं। राजतंत्र में सत्ता की सारी शक्ति राजा में निहित होती है। लोकतंत्र में जनता अपनी इच्छा से मताधिकार का प्रयोग कर सरकार को चुनती है और उसे अपने किए गए कार्यों पर सफाई देनी होती है, जबकि राजतंत्र में राजा अपने वंश परंपरा से आते हैं। वे स्वयं निर्णय लेते हैं जिनके लिए उन्हें कोई सफाई नहीं देनी पड़ती है। अर्थात राजतंत्र में राजा का ही वंश राज करेगा और लोकतांत्रिक में प्रजा के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही सरकार बनेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की प्रमुख बात यह है कि इसमें जनता अपना प्रतिनिधि मतदान के द्वारा चुनती है, वही प्रतिनिधि शासन भी चलाते हैं। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग खुद सरकार में अपने प्रतिनिधि के द्वारा शामिल होकर के शासन करते हैं। लोकतंत्र में सभी वयस्क लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार है। प्रश्न है कि लोकतंत्र और राजतंत्र के 3 मुख्य अंतर को स्पष्ट करिए। इन्हीं सब बातों से पढ़ करके ऊपर के पढ़े होंगे तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर क्या है, और आप 3 बातों और 3 अंतर को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए समझते हैं कि लोकतंत्र के विचार कैसे आए, कहाँ से आए लोकतंत्र के विचार। हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों का शासन था, जिसमें सरकार बिना लोक प्रतिनिधित्व के चलाई जाती थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज की मांग की गई कि भारत के लोग खुद अपनी सरकार चला सकते हैं। वे अंग्रेजों के गुलाम नहीं बना रहना चाहते थे। कई वर्ष के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने देश के कुछ शिक्षित एवं संपत्तिशाली व्यक्तियों को मत के प्रयोग का मताधिकार दिया था। देश के गरीबों, अशिक्षितों, औरतों, अभिवंचित वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी लोग उसमें शामिल हुए। ये विचार कि सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए बुलंद हुआ। इसी विषय में महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कहा था कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। जो दिन भर अपना पसीना बहा करके ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये महात्मा गांधी के कथन थे। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वो वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। लोकतांत्रिक ये किस पत्रिका से लिया गया, तो ये यंग पत्रिका का प्रकाशन 1931 में महात्मा गांधी ने किया था। लोकतांत्रिक देशों में सभी महिलाओं को मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिसे प्राप्त करने के लिए दुनिया भर की महिलाओं को कई संघर्ष करने पड़े। अमेरिका तथा पश्चिम यूरोप में महिलाओं को पहले मताधिकार प्राप्त नहीं था। वहां वोट देने के अधिकार के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया। उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। वे जेल गईं, भूख हड़ताल पर बैठीं और इस प्रकार पूरे विश्व में महिलाओं को वोट देने का अधिकार का विचार फैला। 1902 में ऑस्ट्रेलिया, 1920 में अमेरिका, 1928 में इंग्लैंड और उसके बाद फ्रांस, भारत, इटली, जापान आदि देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अर्थात समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1902 में, अमेरिका में 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में और उसके बाद फ्रांस, भारत और इटली, जापान आदि देशों में हुआ। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार 1902 और अमेरिका में 1920 और इंग्लैंड में 1928 से शुरू हुआ।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए संघर्षों एवं समानता के विचार के कारण वर्तमान समय में भारत में सभी औरतें व मर्दों, अमीर या गरीब, अभिवंचित वर्ग के लोग मत दे सकते हैं। इसमें कोई भी भेद नहीं है। इसी अधिकार को सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अर्थात सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब हुआ कि इसमें सभी लोग मतदान कर सकते हैं। अर्थात कौन से? सभी औरत, मर्द, अमीर हो, गरीब हो, अभिवंचित वर्ग के लोग हों, सभी लोग मत दे सकते हैं। इसमें कोई भेद नहीं किया जाएगा। इसीलिए इसे सार्वभौम वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 आधारभूत सिद्धांतों पर काम करती है। लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय, ये इसके 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं? समस्याओं का समाधान, समानता, न्याय के प्रमुख सिद्धांत, ये इसके प्रमुख। भागीदारी समझते हैं। भागीदारी, आस्था के घर आज सुबह काफ़ी चहल पहल थी। आस्था के घर के भागीदारी, आस्था के घर में आज सुबह काफ़ी चहल पहल देख उसकी पड़ोसी ने उसके पिता से पूछा, क्या आज कोई खास बात है? तो शर्मा जी ने कहा, मतदान करने का क्या आप भी चल रहे हैं? मतदान करने क्या आप भी चल रहे हैं? पड़ोसी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि कुछ बदलेगा। दोनों में खूब बहस हुई। प्रश्न यही है कि दोनों में क्या बहस हुई होगी? अभिनय के द्वारा आप दर्शाइए। चुनाव में वोट देकर हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। ये मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में ये अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक बार सरकार चुनने के बाद वो सरकार 5 साल तक के अपना शासन कर सकती है। सरकार का सत्ता में बने रहने तभी संभव है जब लोग उन्हें चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वो घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर के और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। यदि सरकार जनता के कार्यों को सही रूप से नहीं करती हैं तो जनता पत्र लिखना, ज्ञापन देना, धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, कोर्ट में केस करना, सत्याग्रह आदि तरीकों का उपयोग करती है। इन माध्यमों के द्वारा वे अपनी बात सरकार तक पहुंचाती हैं और इस तरह लोकतांत्रिक सरकार में जनता सरकार बनाने से लेकर के सरकार के कार्यों की समीक्षा में भागीदारी रहती है। शिक्षा की मदद से ऊपर दिए गए तरीकों के कुछ उदाहरण ढूंढें और चर्चा करें कि उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है। विवादों में समाधान। आइए जानते हैं कि विवादों में समाधान क्या है। हमारा देश लोकतांत्रिक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और इसके कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए दूसरों के हितों का ख्याल न रखना, आपसी समझ न होना, किसी और की भाषा या क्षेत्र को नीचे देखना आदि। कई बार लोग सरकार के निर्णयों से असहमत होते हैं, इससे भी विवाद उत्पन्न होता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि विवादों का समाधान करें ताकि वह हिंसा का रूप ना ले। आइए अपने समाज के कुछ विवादों पर नज़र डालें, देखें कि सरकार इसके समाधान में कैसे भूमिका निभाती है। ग्राम पंचायत नौहट्टा सरसा में राम प्रवेश रहते हैं। बगल के गांव के अब्दुल उनकी फसल को काट करके ले गए। अगले दिन राम प्रवेश को पता लगा तो उसने अब्दुल के घर जाकर के बात की। अब्दुल ने उसे जमीन को अपनी जमीन बताई और इस कारण विवाद और गहरा गया। लौटकर राम प्रवेश ने सारी बातें ग्राम प्रधान को बताई। वहां घनश्याम भी मौजूद था। उसने बिना तथ्य को समझे गांव वालों को भड़का दिया, जिससे सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगा। गांव के लोग एकत्रित होकर के स्थानीय थाना उसको इसकी सूचना दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ग्राम पंचायत के मुखिया से विचार विमर्श कर विवाद को सुलझाने के लिए तत्काल सभी लोगों को घर जाने को कहा।
दोनों पक्षों को अगले दिन आने का समय निर्धारित किया और इस बीच थाना प्रभारी ने कर्मचारी को बुलवाया और पता किया कि ये ज़मीन किसकी है। कर्मचारी ने बतलाया कि यह ज़मीन अब्दुल की है। अगले दिन दोनों पक्षों को बैठा करके विवाद का समाधान शांतिपूर्वक तरीके से किया और घनश्याम को कड़ी हिदायत दी कि अफवाह न फैलाएं। इसी तरह कई स्तरों पर विवाद होता है। ग्रामीण या राष्ट्रीय कृष्णा कावेरी नदी का विवाद, दो राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच सतलज नदी विवाद, हरियाणा और पंजाब के बीच किसानों की उपजाई भूमि सरकार के द्वारा उद्योग स्थापित करने के कारण उत्पन्न वाद विवाद, बिहारी छात्रों एवं लोगों के साथ अन्य प्रांतों में हुए गलत व्यवहार से उत्पन्न विवाद। हम लोग अब यहीं पर प्रश्न है कि आपने अध्यापक की सहायता से ऊपर लिखित विवादों के पीछे क्या कारण थे समझें और उनके समाधान के रास्ते क्या हैं, जरूर चर्चा करें। समानता और न्याय। हम लोग स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, लेकिन हमें पूरी स्वतंत्रता तब मिलेगी जब सभी को जीने के लिए समान अवसर प्राप्त हो। असमानता समाज के द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे छुआछूत, लिंग भेद, आर्थिक अवसर की असमानता आदि। आमतौर पर घरों में लड़के और लड़कियों में भी विभेद किया जाता है। लड़कों को परिवार में अधिक अवसर दिया जाता है। शादी विवाह भोज भंडारा में खास समुदाय एवं वर्ग के व्यक्तियों को अलग बैठाकर खिलाया जाता है। धीरे धीरे समाज में जागरूकता आ रही है, ऐसी घटनाएं कम होती जा रही हैं। समानता बिना न्याय संभव नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार समानता एवं न्याय के लिए कटिबद्ध होती हैं। सरकार के द्वारा कानून के माध्यम से महिलाओं को विशेष दर्जा दे करके समान अवसर प्रदान किया गया है, जैसे पैतृक धन संपत्ति में समान बंटवारा। लड़कों को समाज में अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है। यह गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इस पर सरकार ने विशेष ध्यान देते हुए लड़कियों की शिक्षा हेतु सरकारी विद्यालयों एवं कॉलेजों में फीस खत्म कर दी, उनके लिए पोशाक योजना आरंभ की। उसी तरह महादलित बच्चियों पर भी सरकार ने विशेष ध्यान रखते हुए पोशाक के साथ छात्रवृत्ति योजना आरंभ किया, ताकि उन्हें भी समान अवसर मिल सके। सरकार नियम कायदे बनाती है। कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को क्षति या नुकसान पहुंचाता है, उसकी चीज़ें चोरी करता है, तो सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के तहत उसे न्यायालय की प्रक्रिया के द्वारा दंडित किया जा सकता है। सरकार को भी अपने बनाए नियमों का पालन करना होता है। उदाहरण के लिए यदि लोगों के साथ जबरदस्ती होती है या उनका रोजगार या जमीन छीनी जाती है, तो उन्हें ये अधिकार है कि वो सरकार के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण की भावना पर आधारित होती है, जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व की अवधारणा को प्रश्रय देती है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय भी खत्म होता है। तो राज्य सरकार का रूप होता है। राज्य अपना कार्य किसके माध्यम से करती है, सरकार के कितने अंग हैं, कानून कौन बनाता है और राजतंत्र में शक्ति किसके हाथ में होती है। इन सब प्रश्नों के उत्तर ऊपर दिए गए पैराग्राफ में आप दिया गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देख करके इन सभी प्रश्नों के अपने नोट्स में ज़रूर लिखें और उतारें, और अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखें। इन सब प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में दिया हुआ है, तो आपको समझ में आया होगा कि सरकार क्या है, सरकार का मतलब क्या होता है। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो हित मित्र दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और जो पहली बार देख रहे हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाएं। और हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।